बताना, एक बार कंफर्म करना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो राइटिंग वगैरह का। सर क्लियर? बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, कल से कुछ ठीक है आज? हाँ सर। चलो, तो कोई यहाँ पर ना आज भी क्वेश्चन ही करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं यार, इसमें क्या करना है हमें। कोई हमारे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसको डिस्क मान लेते हैं, डिस्क टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, और इसको हम लोगों ने टाइम t इक्वल टू 0 पर ना सिर्फ एक लीनियर वेलोसिटी दी, ओनली अ लीनियर वेलोसिटी v नॉट। इसमें कोई एंगुलर स्पीड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है, नो ओमेगा नहीं है इस टाइम पर, एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू 0। कौन सा केस हुआ ये, स्लिपिंग, स्किडिंग, या फिर प्योर रोलिंग? स्किडिंग सर। लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। कौन सा केस हुआ, v मोर देन आर ओमेगा, v लेस देन आर ओमेगा, या v इक्वल टू आर ओमेगा? V more than R omega. मोर मोर देन। देन आर ओमेगा। क्या बनता है इसमें, v मोर देन आर ओमेगा मतलब? स्किडिंग। Kidding. स्किडिंग। तो इसका मतलब यह स्किडिंग है। अब क्या है, नीचे जो सरफेस है ना वो रफ है, जो सरफेस है वो रफ है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट स्किड कर रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा। कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक वाला आएगा या काइनेटिक वाला आएगा? अगर ये काइनेटिक। काइनेटिक। अगर आएगा, किस तरफ लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स, फॉरवर्ड बैकवर्ड। पीछे बैकवर्ड लगेगा सर। बैकवर्ड्स। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड पर, पीछे की तरफ। अब उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि ये स्किडिंग धीरे धीरे बंद हो जाएगी, और कुछ टाइम बाद यही डिस्क एक परफेक्ट प्योर रोलिंग कंडीशन पे चला जाएगा। जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी वजह से ये स्किडिंग वाली कंडीशन कन्वर्ट हो जाएगी, और थोड़ी टाइम बाद यही ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोड में चला जाएगा। तो कुछ टाइम बाद इस ऑब्जेक्ट में एक लीनियर वेलोसिटी v हो चुकी होगी, कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी डेवलप हो चुकी होगी, और एक वो स्टेज आ जाएगी जब v इक्वल टू आर ओमेगा बन चुका होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोड में आ चुका होगा, स्किडिंग बंद हो जाएगी। और वैसे भी फ्रिक्शन का फंडामेंटल नेचर यही है, टू प्रिवेंट एनी स्लिपिंग और स्किडिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। तो अगर ये स्किड कर रहा होगा तो फ्रिक्शन की वजह से स्किडिंग प्रिवेंट होगी, और रोलिंग में स्किडिंग प्रिवेंट करने का मतलब ये हुआ कि आप उस मोड में चले जाओ जहां पर लीनियर वेलोसिटी सेंटर की और आर ओमेगा की वैल्यूज बराबर मिल जाए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, साथ में म्यू एस भी दे रखा है। अब नीड है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट दोनों कोफिशिएंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, जिस टाइम पर ये बॉडी प्योर रोलिंग पे जाएगी कितनी वेलोसिटी आएगी इसमें। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है तो बाद में क्या वेलोसिटी आएगी, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर ये होगा कितने टाइम बाद ये होगा। पहले आपको ये निकालना है कि जिस टाइम प्योर रोलिंग होगी उस टाइम पर सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन, इससे कितने टाइम बाद टाइम टी सॉल्व करना है। थर्ड, इस पूरे प्रोसेस में इस फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया होगा। ये तीन स्टेप हैं इसके, तीन पार्ट्स। डिस्क दी हुई है जी बच्चा, तो डिस्क है। डिस्क है, ऑब्जेक्ट एक डिस्क है, इसका मास कुछ m मान लीजिए और रेडियस इसकी r मान लो आप। आज तो ब्लर नहीं है ना बिल्कुल भी मेरे ख्याल से कल के कंपेयर में। नो सर। नो अस्सी। सर। एकदम सही है सर। ठीक है, चलो बताओ फटाफट करें स्क्वायर। स्टार्टिंग में ये स्किड कर रहा है, कुछ टाइम बाद ये प्योर रोलिंग पर आ गया, वो टाइम कैलकुलेट करना है, उस टाइम पर ये स्पीड निकालनी है, प्लस इस पूरे प्रोसेस में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक आप न्यूटन लॉ और काइनेमेटिक्स का यूज कर सकते हो, उसके थ्रू भी सॉल्व हो जाएगा, और एक ऑप्शन हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का भी। तो पहले हम न्यूटन लॉ और काइनेमेटिक्स वाला कराते हैं आपको, और फिर इसके बाद हम इसका सेकंड मेथड भी चेक करेंगे, वो एंगुलर मोमेंटम। टाइम आएगा सर v नॉट बाई 3 म्यू जी। v नॉट बाय 3 म्यू जी। ओके, कैसे आएगा बच्चा? यस सर, वी नॉट बाय 3 म्यू जी। काइनेमेटिक्स यूज कर लिया सर, सिंपल वो टाइम कुछ t मान लिए एंड सर फिर टॉर्क एंड उसकी इक्वेशन टॉर्क और उसकी इक्वेशन निकाल के अल्फा और एटीएम निकाल लिया। ओके, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर एक बैकवर्ड फ्रिक्शन आएगा। मेरे ख्याल से आपकी जो अप्रोच रही होगी यही, Yes, इस sir. बॉडी पर एक बैकवर्ड फ्रिक्शन लगेगा,
वो ओमेगा को बढ़ाएगा एंड वेलोसिटी को कम करेगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक वाला होगा, इसलिए म्यू के यूज करेंगे, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके इस समय mg के इक्वल आएगा, म्यू के मल्टीप्लाइड बाय mg। तो यहाँ पर पहले एनएलएम यूज कर सकते हो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे, तो दिस फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास करोगे तो ये म्यू के इनटू जी के बराबर आएगा, और लेफ्ट साइड डायरेक्शन में आएगा बिकॉज फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लग रहा है। और सेकंड इक्वेशन हम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे, जब यहाँ पर स्किडिंग चल रही होगी, जितनी देर के लिए ये बॉडी स्किड कर रही होगी उस टाइम पर टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट Center करोगे? of mass. सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास। कौन सा पॉइंट इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देगा? The ground वाला friction. फ्रिक्शन। तो म्यू के इनटू mg फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास r, डिस्क है सेंटर के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, mr स्क्वायर बाय 2। यहाँ से MR square. और ये किस तरफ आएगा टॉर्क, अगर हम बैकवर्ड फ्रिक्शन लगा रहे तो? अगर ये बैकवर्ड Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज, Clockwise. अल्फा आएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ये हो गया आपका एनएलएम वाला पोर्शन। अब इसके बाद में इसमें काइनेमेटिक्स वाले कंसेप्ट लगाओ। सेंटर की जो वेलोसिटी है, बिकॉज जो सेंटर पॉइंट है वो वन डायमेंशनली मूव कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है ये, तो मोशन इन वन डायमेंशन के लिए हमको पता है कि v इक्वल्स टू u प्लस at लगाते हो, तो सेंटर वाला पॉइंट बिल्कुल सीधा आगे बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर आगे जा रहा है, ये वन डायमेंशनली मूव कर रहा है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बट एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है इसलिए इसको नेगेटिव साइन के साथ भी रखेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट माइनस में एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इनटू t। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आप ओमेगा के लिए लगाओगे, फाइनल ओमेगा इक्वल टू द इनिशियल ओमेगा 0 प्लस इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो यहाँ पर कैलकुलेट होगा 2 म्यू के जी ओवर 2 mu k g by r, r. और फिर आप लगा दो v इक्वल टू r ओमेगा, बिकॉज फाइनली v इक्वल टू r ओमेगा बन चुका है। सॉल्व करके बताना टाइम कितना आ रहा है, v इक्वल टू r ओमेगा करके टाइम की वैल्यू करके बताओ बच्चा, v इक्वल टू r ओमेगा करने के बाद टाइम की क्या वैल्यू बन रही है? दिस v इक्वल टू r इनटू ओमेगा, v naught upon 3 mu kg। So v naught by 3 mu k g. ठीक है, मतलब v इक्वल टू r ओमेगा जब करेंगे तो इससे हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, टाइम इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय 3 2 mu k g. Mu 3 k- mu k g. जी, टाइम आ जाएगा। और जब टाइम की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, टाइम की वैल्यू को, इससे फाइनल स्पीड भी आ जाएगी, फिर इसी टाइम की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो फाइनल ओमेगा भी आ जाएगा इसका। So ये भी v जरा 2 calculate- by 3 v naught है. इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आएगी 2 v नॉट बाई 3, और फाइनल ओमेगा जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, इसके अंदर अगर हम टाइम की So वैल्यू 2 v naught by r. 2 v naught by r. 2 v नॉट बाई 3 आए, मोमेंटम से भी हो जाएगा। Yes sir. 2 v naught by 3. या v इक्वल टू r ओमेगा से भी हो जाएगा। Yes sir. ठीक, और एक क्वेश्चन मेरा और है इसमें, 3 पार्ट 2 हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन था कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालना है आपको, साथ में आपको ये भी बताना है कि जो डिस्क का सेंटर पॉइंट है इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, जो सेंटर ऑफ तो डिस्क वर्क एनर्जी से थ्योरम। इस पॉइंट तक गया होगा, तो पहले तो आप ये कैलकुलेट करके लाओ कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा सेंटर ऑफ मास ने, डिस्प्लेसमेंट डन बाय द सेंटर ऑफ मास। तो FCUT plus half AT square से आ जाएगा. आ जाएगा, तो लगाए इसको जरा, या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में लगा सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, बिकॉज अब फाइनल स्पीड जानते हो इसकी, सेंटर ऑफ मास की फाइनल स्पीड पता है, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप चाहे तो सेकंड इक्वेशन लगाओ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाली लगा लो। तो उसके थ्रू हमारा अगर आप कैलकुलेट करें, v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर
माइनस 2 म्यू के जी इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट। करके देखें इससे क्या डिस्प्लेसमेंट आती है। Sir, 7 V naught square by minus 18 mu kg. ठीक है, बाकी लोग भी करो बच्चे। मैं लिखूं या आप लोग कर लोगे इसे? जल्दी बताओ। Sir, कर लेंगे. v स्क्वायर थर्ड इक्वेशन। सर ये जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं निकाल सकते? करेंगे Yes, sir. एक मिनट बता रहे बता। इससे तो करो आप v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2 म्यू के जी निकालो। तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट तो निकालो सेंटर ऑफ मास का। सर म्यू के जी के साथ एस भी आएगा। इनटू एस, सॉरी इनटू एस। हां इनटू एस। आंसर बोला देखना कितना बता रहे थे। Sir, 7 V naught square by 18 mu kg. v नॉट स्क्वायर अपॉन 18 Mu kg. म्यू के जी। कुछ क्वेश्चन जानबूझ के पूछ रहे हैं बच्चे, पर्पस है इसका मेरा। 1 2 3 4 ये हो गए, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, लास्ट पार्ट कितना आएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। सर ये शायद 5 वी नॉट स्क्वायर होना चाहिए। 5 आ रहा है सर, 5 त्रिपाठी जी। सर 5 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 18 म्यू के जी इसका आंसर होना चाहिए, 7 नहीं। यस सर, यस सर। सर वो मुझे लग रहा है स्क्वायर करना भूल गया था ऊपर। है त्रिपाठी Sorry, sir. नकली पंडित। चलो वर्क निकालो फ्रिक्शन का। क्या करेंगे यार वर्क बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए? बोलो बच्चे क्या लिख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, बताना। दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। कैसे निकालेंगे यार वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कैसे निकालेंगे? तो वर्क एनर्जी थ्योरम से। यस सर। एनर्जी थ्योरम Work energy theorem. यानी कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये करेंगे इट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली ये बॉडी रोल कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के दो कंपोनेंट्स, एक सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने वाली एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये फाइनल एनर्जी हो गई। और माइनस इनिशियली सिर्फ ट्रांसलेटरी एनर्जी, तो माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब इसमें आप v की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जरा, v और ओमेगा की वैल्यू, और चेक करके देखो कि कितना वर्क आता है। देखो बच्चे चेक करके बताओ कितना आ रहा है वर्क। सर सर वो जब मैंने s निकाला था उससे इक्वेशन से, तो सर वो नेगेटिव आ रहा था। भैया नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव नहीं आएगा, वो नेगेटिव आएगा दोनों तरफ, सर लेकिन वो वो एक्सीलरेशन कट के भी पॉजिटिव हो नेगेटिव जाएगा। लेंगे तो आ जाएगा सही। तब आएगा जब आपने यहाँ पर acceleration। प्लस 2as लिखा होता है। यस सर यस सर। बट एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज़ वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट। हाँ। यस सर। वर्क जरा कैलकुलेट करें ना, क्या आ रहा है आंसर इसमें? -2/3 mv नॉट स्क्वायर। माइनस 2/3 m v नॉट स्क्वायर। यस सर। ओके, minus 2/3 m v naught square is the work which is done by the friction force. अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन तो हो गया मेरा, क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब आपके ना इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लो कर दें, म्यू के की वैल्यू लो कर दें, जितनी है उससे कम कर दें, फ्रिक्शन कोफिशिएंट लेस करें अगर आप, तो क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन पे कोई फर्क आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा है। इसके अंदर म्यू के का कोई काम नहीं है। मींस सरफेस चाहे लो फ्रिक्शन की हो चाहे सरफेस मोर फ्रिक्शन वाली हो, अल्टीमेटली वर्क बाय द फ्रिक्शन फोर्स एक फिक्स अमाउंट है, जिसकी माइनस तो इसलिए आ रहा है बिकॉज फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट है।
मैग्नीट्यूड वाइज उसका जो वर्क डन आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स का वो इंडिपेंडेंट है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के। तो चाहे लो कोफिशिएंट रखो चाहे हाई कोफिशिएंट रखो, वर्क बाय फ्रिक्शन एज इट इज आने वाला है। और कौन सा ऐसा टर्म है जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट के इंडिपेंडेंट है? Sir, velocity और ओमेगा। वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा। ये ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं। यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर आप लो कर दोगे तो ज्यादा डिस्टेंस मूव करने के बाद स्किडिंग बंद होगी, और अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा करते हो तो थोड़े से ही डिस्टेंस मूव करने के बाद स्किडिंग बंद हो जाएगी और प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ इस लेंथ को चेंज करेगा कि कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होनी है। ये तो डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट पर जब भी प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, फाइनल स्पीड, फाइनल ओमेगा और वर्क बाय फ्रिक्शन, ये तीनों ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। सो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर ना सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं लोग। ऐसे ही कुछ भी इसमें से ऑप्शन निकाल सकते हो आप। अब यार ये पूरा प्रोसेस हमने काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ सब ये सब यूज किया है। अब मैं सिर्फ इस v और ओमेगा को निकालने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका भी है। इस v ओमेगा को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आपके निकाल लेंगे कैसे बच्चा? सर, क्योंकि देखिए जब वी नॉट वेलोसिटी हमने दी थी, जब फ्रिक्शन रोल में मतलब प्ले में नहीं आया था, और जैसे ही फ्रिक्शन प्ले में आ भी गया तो आईसीआर के अबाउट तो टोटल टॉर्क जीरो हो जाएगा सारे फोर्सेस का। तो सर चूंकि टोटल टॉर्क जीरो है तो डीएल बाई डी आपका जीरो हो जाएगा और एल कंजर्व्ड होगा थ्रू आउट। राइट। चलो देखो, ठीक है, थैंक यू बच्चे। ये जो v और ओमेगा निकाला है ना, इसको निकालने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका क्या बन सकता है? इसमें डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? इस क्वेश्चन में फाइनल स्पीड, अगर मैं ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट P चूज कर लेता हूं, एक पॉइंट P ऑन द ग्राउंड ले लूं अगर, और फ्रिक्शन फोर्स उसी पॉइंट P से पास हो रहा है, तो जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, जिसको टॉर्क बोलते हो। तो अगर मैं अपना एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P के अबाउट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं r भी पॉइंट P के अबाउट कैलकुलेट करूंगा क्रॉस f, और पॉइंट P के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो फोर्स पॉइंट P से ही पास हो रहा है। कितना आएगा यहाँ पर r क्रॉस f? अगर ये फोर्स उसी पॉइंट P को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, जीरो सर। आर राइट जीरो हो साइड जाएगा। जीरो। इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P के रिलेटिवली कांस्टेंट है। अब एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे कैसे? तो स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, तो जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो आप एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए उसके सेंटर ऑफ मास को देखते हो, और यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मास वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, और पॉइंट P से इसकी जो वेलोसिटी की लाइन होगी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की लाइन का पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ r इक्वल टू, बाद में ट्रांसलेटरी भी है और रोटेशनल भी है, कंबाइंड मोशन है। तो कंबाइंड मोशन में जो ओमेगा वाला एंगुलर मोमेंटम आप लिखते हो वो हमेशा आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, ऑलवेज आई सेंटर ऑफ मास। इन केस ऑफ डिस्क इसको लिखेंगे mr²/2 इनटू दिस ओमेगा, और दूसरा ये ट्रांसलेटरी वाला होगा प्लस mv इनटू डिस्टेंस r, और यहां पर आप ये कह सकते हो कि v इक्वल टू ओमेगा इनटू r भी है। तो एक r यहां से हम सारे कैंसिल कर देते हैं, m कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे जो r ओमेगा बचा उसको हम वापस v लिख देंगे, दिस r ओमेगा इक्वल टू v। क्या बन जाएगा यहाँ पर? देखो v/2 प्लस v, राइट साइड हो गया 3v/2, लेफ्ट साइड इज v0, सो डायरेक्टली v की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2v0 डिवाइडेड बाय 3। आया कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको ये? यस सर। यस सर। सर वो जो rp क्या चीज है? rp का मतलब पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू p, lp का मतलब एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू p, मतलब हमारा p एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम पोजीशन देखेंगे, जहां से हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। ओके सर। हाँ, हो गया बच्चा? क्लियर हो गया? आप लोग नोट कर लिया आप लोगों ने? जी यस सर। सर। इरेज कर दे इसको।
यस सर। अब इसी का ना इस पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन और ले लें इसमें। इसमें भी डिस्क है लेकिन इसको लीनियर वेलोसिटी दी है, साथ में इसको ओमेगा भी दिया है, लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन जरा ध्यान से देखना। ये कंडीशन है टाइम t इक्वल टू 0 की, मास m, रेडियस r, ऑब्जेक्ट अभी भी हमने डिस्क यूज किया है, सरफेस अभी भी रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस बार सिंपली म्यू लिख रहे हैं, म्यू के और म्यू एस नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर सिंपली म्यू लिख दे रहे हैं। ये कौन सा केस है? स्किडिंग है, स्लिपिंग है, या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है? केस कौन सा है बताओ? बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी चेक करो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल को मिला करके, स्किडिंग है, किधर आएगी वेलोसिटी इसकी बॉटम वाले पॉइंट की? पर दोनों फॉरवर्ड आएंगे। सर दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं इस मार्कर को सेंटर के अबाउट, सुनिए, अगर इस मार्कर को सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो ये वाला पॉइंट फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? अगर इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो फॉरवर्ड। नीचे वाला फॉरवर्ड। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ये पॉइंट फॉरवर्ड चलेगा और ट्रांसलेट करने पर भी ये पॉइंट फॉरवर्ड जा रहा है। दैट मींस इस पॉइंट की टोटल वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी बॉटम वाला पॉइंट आगे की तरफ स्किड करेगा। दैट्स मीन कि इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब आपको इसमें भी सॉल्व करना है कि कुछ टाइम के बाद इसकी स्किडिंग स्टॉप हो जाएगी और ये फिर से प्योर रोलिंग पे आ जाएगा। कुछ टाइम बाद स्किडिंग बंद होगी, ऑब्जेक्ट फिर से प्योर रोलिंग पर आएगा और उस समय कितनी स्पीड होगी ये सॉल्व करना है। जरा इसको अपने आप ट्राई करके बताओ क्या आंसर बनेगा कि जब ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद प्योर रोलिंग कंडीशन पे आएगा तो उस समय इस ऑब्जेक्ट में लीनियर स्पीड कितनी होगी और एंगुलर स्पीड कितनी होगी। जरा ट्राई करो आप कैसे करेंगे इसको। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? सर एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन बता दिया आपको। क्वेश्चन तो ये है कि इस डिस्क को टाइम t इक्वल टू 0 पर इस तरीके से वेलोसिटी और ओमेगा दिया है। फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि अभी ये बॉडी स्किड कर रही है, फ्रिक्शन स्किडिंग को प्रिवेंट कर देगा और जब स्किडिंग बंद होगी तो ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कंडीशन पे जा चुका होगा। तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए स्किड होने के बाद ये कुछ प्योर रोलिंग पर आएगा। जिस समय ये प्योर रोलिंग पर आएगा उस समय सेंटर की वेलोसिटी फाइंड करनी है और उस समय का ओमेगा निकालना है। बताएं। सर ओमेगा आया है, ओमेगा बता रहे सर। तरीका बताओ पहले, तरीका। सर वही आईसीआर वाला यूज किया सर, लीनियर ICR मोमेंटम कंजर्व। ICR यूज करते हैं। सॉरी सर, लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया। ICR में घुस जा रहे हैं कोई तो आप बताना पाओ उसको, फिर भी ICR लगाते हो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया सर। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद, अच्छा एक बात बताओ, इसमें फ्रिक्शन फोर्स आप बैकवर्ड दिखाओगे? यस सर। तो ये बताओ उस फ्रिक्शन की वजह से सेंटर की लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? घटेगी। कम होगी। कम हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। और इस फ्रिक्शन का सेंटर के अबाउट टॉर्क किस तरफ आएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इसको भी बना के देख सकते हो आप। मार्कर के Clockwise. बॉटम पॉइंट पर अगर आप लेफ्ट पुश करो तो लेफ्ट साइड की फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कराती है, यानी फ्रिक्शन का क्लॉकवाइज टॉर्क है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट अगर फ्रिक्शन लगा रहे हो, अपोजिट टॉर्क लगा रहे हो, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी फिर? घटेगी। घटेगी। डिक्रीज v भी डिक्रीज हो रहा, ओमेगा भी डिक्रीज हो रहा है। यस सर। दोनों वैल्यूज कम हो रही है। तो एफ तो कभी v इक्वल्स टू r ओमेगा सेटिस्फाई नहीं होगा शायद से। क्यों? तो दोनों कम होने लगेंगी तो ओमेगा हाँ। को अगर r। जी सर। देखो प्योर रोलिंग कब होगा? प्योर रोलिंग के लिए प्योर रोलिंग दो तरीके से हो सकती है। यहाँ पर
दो ऑप्शन है प्योर रोलिंग करने के, या तो कुछ टाइम बाद सिचुएशन ये बन जाए कि सेंटर की वेलोसिटी फॉरवर्ड रहे और ओमेगा की डायरेक्शन बदल जाए। या तो क्योंकि इस सर बॉडी सुनिए, बैकवर्ड आने लगे और एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करे। हाँ मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि v और ओमेगा का डायरेक्शन कुछ ऐसा बन जाए ताकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ओमेगा वाली वेलोसिटी बैकवर्ड मिल जाए और लीनियर वेलोसिटी फॉरवर्ड मिल जाए, टोटल वेलोसिटी बॉटम पॉइंट पर 0 आ जाए। जब टोटल वेलोसिटी बॉटम पर 0 आएगी तो इसी को आप कहोगे कि प्योर रोलिंग कर रहा है। या तो ये कंडीशन बन जाए, या दूसरी पॉसिबल कंडीशन यहाँ पर क्या है, सेकंड पॉसिबल कंडीशन ये है कि कुछ टाइम के बाद इसके सेंटर की वेलोसिटी लेफ्ट साइड हो और ओमेगा पहले वाली डायरेक्शन में रहे। क्योंकि इससे भी अगर हम बॉटम पॉइंट पर चेक करें तो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी लेफ्ट साइड पर और ओमेगा की वजह से जो रोटेशनल वेलोसिटी आएगी वो राइट साइड पर आएगी। और अगर v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा तो बॉटम पॉइंट पर इसमें भी 0 वेलोसिटी आ जाएगी। भाई प्योर रोलिंग का मतलब ऐसी कंडीशन आए जहां पर कि बॉटम पर 0 वेलोसिटी आए। तो या तो ये सिचुएशन हो, या तो ये सिचुएशन हो, या एक तीसरी सिचुएशन भी है। फाइनली v और ओमेगा दोनों ही 0 हो जाए, मतलब डिस्क परमानेंटली स्टॉप कर जाए। सर प्योर रोलिंग हम एज्यूम तो कुछ कहीं से भी कर सकते हैं और बाद में नेगेटिव आनी होगी तो उल्टी हो जाएगी डायरेक्शन, पॉजिटिव आएगी तो वही रहेगी। हाँ मतलब कहने का मतलब है टोटल 3 पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है। तो जब प्रॉब्लम के अंदर पॉसिबिलिटीज बनने लगे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो आप कोई एक पॉसिबिलिटी लेकर के अपने आंसर को ले आओ। और जिस भी पॉसिबिलिटी को लेकर के अपना आंसर ला रहे हो, अगर उसके आंसर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो दैट मीन जो पॉसिबिलिटी मानी गई है वो सही पॉसिबिलिटी है, और अगर आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा तो फिर हम दूसरी वाली पॉसिबिलिटी को बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फाइनली ये वाली कंडीशन बनेगी, मैं इसको अपनी फाइनल कंडीशन एज्यूम कर रहा हूँ कि फाइनली ये होगा। गारंटी नहीं है, फाइनली इसकी जगह पर ये भी आ सकता है, फाइनली ये भी हो सकता है, मैंने ये मान लिया। और अब निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर वही प्रोसेस लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि ग्राउंड के ऊपर आप कोई पॉइंट P चूज कर ले जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को कंजर्व कराएगी। अब इसको भी ध्यान से देखना, इनिशियल मोमेंट पर पॉइंट P के अबाउट जब एंगुलर मोमेंटम लिख रहे होंगे तो पहले ट्रांसलेटरी वाला एंगुलर मोमेंटम लिखो m v नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर ये रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, डायरेक्शंस का। सर एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव। हाँ क्योंकि ये वाला ओमेगा वाली चीज एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जरा इसको देखो आप, ये एक्चुअल में r क्रॉस m इंटू v होता है। तो अगर हम पॉइंट P के रिलेटिव सेंटर को देखेंगे तो वेक्टर r इस तरफ जा रहा है हमारा, ये डायरेक्शन बन रही है वेक्टर r की, और वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड है, मतलब वेक्टर r कुछ क्लॉकवाइज, वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। तो कैसा एंगुलर मोमेंटम आएगा, ये जो पहला वाला टर्म देख रहे हो आप, क्लॉकवाइज आएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्योंकि एक टर्म एंटी क्लॉकवाइज और एक टर्म क्लॉकवाइज है, तो अगर हम एंटी क्लॉक को प्लस मानेंगे तो फिर क्लॉकवाइज को माइनस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और इक्वल टू फाइनली अगर हमने ये वाला केस माना है, अगर इस केस को अपना फाइनल केस मानते हो, तो पॉइंट P के रिलेटिवली इसके सेंटर ऑफ मास की जो ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है उसका एंगुलर मोमेंटम mvr, फिर से ये क्लॉकवाइज होगा, तो फिर इसके आगे नेगेटिव साइन, बिकॉज ऑलरेडी हम क्लॉकवाइज को माइनस मान चुके हैं, और प्लस इसके ओमेगा वाला mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। बट अब क्योंकि ओमेगा क्लॉकवाइज माना गया है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा। और क्योंकि ये प्योर रोलिंग पर है तो आप एक और रिलेशन लिखोगे v इक्वल टू r ओमेगा, ये भी लिखोगे। तो इन सब में से ना एक r कैंसिल करो,
इन सब में से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल कर जाएगा, और जो बचा हुआ आर ओमेगा है उसको आप वी लिख लो और चेक करके बताओ वी की क्या वैल्यू बनती। तो वी पता की वैल्यू ओमेगा के टर्म्स में नहीं आएगी। नहीं, आर ओमेगा को तो वी लिख देंगे ना, यहाँ पे जो आर ओमेगा है इसको हाँ वी लिखो, सर, इस यस वाले सर, ओमेगा टर्म्स में आएगा आंसर। चेक करना, कुछ ऐसा बनना चाहिए। भाई तू नहीं आएगा। 1/3 आएगा सर। सर 3 आएगा नीचे। सर वो ओमेगा नॉट होगा ना? नॉट होगा ना? ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट। बोलो ठीक है बच्चा, ये आंसर। जी सर। जी सर आ रहा है। यस सर। फिर ओमेगा भी आ जाएगा वी इक्वल्स टू आर ओमेगा करके। अब देखो होगा क्या, इसमें क्या रिजल्ट बनेगा। अब इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देख जाते हैं आपको, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकली लेट से जो वी नॉट है उसकी वैल्यू और आर की वैल्यू, आर को मैं सिंप्लिसिटी के लिए 1 मान लूंगा, 1 मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर हम कुछ 2 रेडियन, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड, होगा और वी की वैल्यू हम यहाँ पर मानते हैं 1/2 मीटर पर सेकंड। सर आर 1 मीटर होगा ना? 1 मीटर। हाँ, तो वी नॉट हमने 1/2 माना है, आर की वैल्यू 1 मानी है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 मानी है। अब एग्जांपल्स लेके चलते हैं, बताओ अगर मैं इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को यहाँ पर एंटर करता हूँ तो क्या बनेगा। नेगेटिव -1/3। -1/3। इसका मतलब इन वैल्यूज के हिसाब से आपकी फाइनल स्पीड जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। हमने ये वाला केस मान के प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इस केस को मान करके प्रॉब्लम सॉल्व किया है, लेकिन जब मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज एंटर की है तो मेरा फाइनल आंसर नेगेटिव आने लगा। क्या सिग्निफिकेंस हुआ इस फाइनल आंसर के माइनस में आने का। सर वी तो की सेकंड केस assumption Second गलत case किया है हम होगा। लोगों ने। assumption गलत है। इसका मतलब जब ये बॉडी प्योर रोलिंग कंडीशन पे जाएगी तो सेंटर इसका कौन से साइड पर चल रहा होगा, राइट साइड पर चल रहा होगा या लेफ्ट साइड पर चल रहा होगा। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे। जब प्योर रोलिंग होगी तो सेंटर ऑफ द डिस्क विल बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और ये स्पिन कैसे कर रहा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वाला केस बनेगा। सर हाँ सर ये तो हमारा assumption इसलिए गलत हो गया कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दी, वो तो डिपेंड हाँ। करता है ना कि न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या रखी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से ही तो इनमें से कोई एक आंसर आएगा। यस सर। और सर जो एक डॉट होता था कि तीसरा केस लेंगे जिसमें v0 ओमेगा 0, तो उसको लेके सॉल्व करने से कोई वो क्या नाम है, कोई डिफिकल्टी आएगी बीच में। भाई जब 0-0 हो गए तो सॉल्व क्या करेंगे, जब फाइनल दोनों 0 हो गए तो हम सॉल्व क्या करेंगे, वो तो स्पेशल केस हो गया। अच्छा एक मिनट रुको बच्चा, ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन हुआ। इस डेटा के हिसाब से फाइनल v नेगेटिव आ रहा है, v इक्वल्स टू -1/3 आ रहा है, जिसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो सेंटर पहले राइट साइड चल रहा था, फाइनली जब प्योर रोलिंग होगी तो वही सेंटर लेफ्ट साइड जा रहा होगा। तो सेंटर का किस टाइप का मोशन हुआ होगा, जो चीज पहले फॉरवर्ड जा रही थी अल्टीमेटली वो लेफ्ट जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या पहले सेंटर v0 घटा से बढ़ा, बीच में कहीं स्टॉप। रुका हुआ होगा। रेस्ट इसका पे मतलब ये सेंटर पहले कहीं फॉरवर्ड गया होगा, किसी जगह पर स्टॉप हुआ होगा, और उसके बाद ये फिर पीछे आया होगा। करते हो आप एग्री इस बात से। यस सर। जी सर। राइट, तो क्या हम ये निकाल पाएंगे कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से सेंटर ने क्या डिस्टेंस कवर की है,
और मैं आपको न्यूमेरिकल में म्यू की भी वैल्यू दे रहा हूँ। म्यू की वैल्यू यहाँ पर हम 0.5 मान लेते हैं, 1/2। इसके हिसाब से सेंटर ऑफ डिस्क ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछो आपसे, डिस्टेंस। मतलब आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये कितना फॉरवर्ड गया होगा और फिर कितना पीछे आया होगा। रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। यस रिलेट सर। कर पा रहे हो? फर्स्ट क्लास रोलिंग में यही फर्स्ट क्लास में यही किया था हम लोग ने रोटेशनल मैकेनिक्स में, ऐसा ही बच्चा वो अलग था। सर यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैसा केस बना लेंगे ना कि हम पहले फाइंड करेंगे कि कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है जब वो टर्न हो रहा है। हाँ ठीक है। वहाँ उस पे टाइम तक का निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट। यस सर, उसके बाद दूसरी इक्वेशन वही बनाएंगे कि 0 से स्टार्ट होके फिर प्योर रोलिंग तक कितना उसने कवर किया। ठीक है। क्या दोनों और को कोई ऐड तरीका? कर दीजिए। हाँ तो ये 2 स्टेप में करने के बजाय 1 स्टेप में नहीं हो सकते ये चीज? नहीं सर, ये तो आप बताओ, काइनेमैटिक्स टाइप का ही हो गया बस। ये तो आप यस बताओगे ना यस कि एक स्टेप काइनेमेटिक्स टाइप का हो होगा गया। कि नहीं होगा। एक हाँ जी स्टेप बच्चा, फिर क्या हमारे पास एक ऑप्शन ये नहीं है कि हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का टाइम के साथ में ग्राफ प्लॉट कर लें? यस सर। कर सकते हैं ना? यस सर, कर सकते हैं। कैसे? उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव 1/2 है, और लास्ट में वो -1/3 आ रहा है। और ये भी पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा बिकॉज फ्रिक्शन कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो +12 से -1/3 तक जाने के लिए किस टाइप का ग्राफ बना होगा? कर्व ग्राफ दिखाओगे या स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाओगे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट चल रहा है यहाँ पर? तो कर्व स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो एक लीनियर ग्राफ दिखा दीजिए यहाँ पर। लेकिन अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको कि ये टाइम कितना होगा, फाइनली ये टाइम कितना आएगा, ये निकालना पड़ेगा। -1/3 कितने टाइम बाद आएगा? तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखो। एक्सेलरेशन। हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, v = u + at लगाने जा रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी -1/3, इनिशियल वेलोसिटी +1/2, एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की वजह से आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास करेंगे, फोर्स अपॉन मास करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू × g आएगी। म्यू की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय g को 10 मान लेते हैं, 5, और ये भी माइनस में क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट, और इनटू टाइम t। कितना बना ये? तो 1/6। टाइम की वैल्यू आई 1/6 सेकेंड्स। और ये इवन ये भी निकाल सकते हो कि ये कितने टाइम बाद स्टॉप हुआ होगा, ये भी निकाल सकते हो। स्टॉप होने वाला टाइम चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी को 0 रख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को 1/2 या फिर माइनस सर उसी ग्राफ में इनइक्वालिटी लगा देंगे। 1/10। हाँ, अब जब ग्राफ बन गया तो याद करो काइनेमेटिक्स में VT ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हो? एरिया अंडर द पूरे ग्राफ। ग्राफ का एरिया। ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, लेकिन दोनों पॉजिटिव में रखेंगे। डिस्टेंस sir. कैलकुलेट करने के लिए ये भी एरिया पॉजिटिव और ये भी एरिया पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा तो ऊपर पॉजिटिव एरिया मानेंगे, नीचे नेगेटिव एरिया। बताओ कितना आंसर होगा? तो 1/30। टोटल एरिया बता रहे हैं दोनों को ऐड करके? यस सर। तो दोनों एरिया पॉजिटिव में रहेंगे तो 1/30 है। पॉजिटिव ही लेंगे, उसमें डाउट नहीं है कोई। यस सर। सर टाइम 1/6 फाइनल वेलोसिटी अचीव करने के लिए जो टाइम लगा वो है 1/6 जो। यहाँ से देखो इक्वेशन से। यस सर।
मैं एक और न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करता हूँ। मान लो इस क्वेश्चन का दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जांपल, फॉर एग्जांपल r इक्वल्स टू 1 मीटर, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड और v नॉट की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड। बताओ फाइनल स्पीड क्या आएगी? तो 0 0 रेस्ट पे हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? अल्टीमेटली ये पूरी डिस्क क्या कर जाएगी? रेस्ट थर्ड केस। परमानेंट रेस्ट पे आ जाएगी। मतलब फाइनली ना तो ये ट्रांसलेट करेगा ना फाइनली ये रोटेट करेगा। तो ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट केस है। जब ये वो v और ओमेगा वाला केस आता है ना, तो इसमें फाइनली इन तीनों में से कोई भी रिजल्ट बन सकता है। वो डिपेंड करता होगा कि क्वेश्चन की जब आपके सामने आएगा तो उस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूज आई है। वैल्यूज के हिसाब से हो सकता है कि सेंटर फाइनली उसी डायरेक्शन में चल रहा हो जिस डायरेक्शन में पहले चल रहा था। ये भी हो सकता है कि फाइनली सेंटर की चलने की डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट हो, और ये भी हो सकता है कि फाइनली सेंटर चलना स्टॉप कर दे, v और ओमेगा दोनों 0 हो जाए। तीनों बातें हो सकती हैं। क्या ये नहीं कह सकते कि अगर इसको समराइज करें तो क्या ये कहा जा सकता है कि जब भी v नॉट की वैल्यू r ओमेगा नॉट बाई 2 से बड़ी होगी, यानी कि 2 v नॉट r ओमेगा नॉट से बड़ा होगा, अगर 2 v नॉट मोर देन r ओमेगा नॉट, कौन सा केस आएगा इसमें? फर्स्ट पहला केस, पहला, लेस होने पर दूसरा, दूसरा, सेकंड दूसरा, इक्वल टू तीसरा। केस। परमानेंट। अब मैंने आपको डिस्क का बताया, अब इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना है इसके लिए। यहाँ पर स्फीयर है, अभी तक डिस्क लिया था, आप यहाँ पर एक स्फीयर यूज करो। इसके सेंटर को वेलोसिटी v नॉट दी, इसको भी एक वैसा ही ओमेगा दे दिया है। आपको v और ओमेगा का रिलेशन फाइंड करना है, मतलब v नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट इनटू r, ये वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच स्फीयर विल फाइनली स्टॉप। ये क्वेश्चन है आपका। देखो जितने भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे उसी के ऑब्जेक्टिव आते हैं। इनका रेशियो बताओ जिससे कि ये फाइनली स्टॉप हो जाए। स्टॉप हो जाने का मतलब फाइनली ट्रांसलेशन भी बंद हो जाए और फाइनली रोटेशन भी बंद हो जाए। 1/2। बेटा 1/2 तो पीछे डिस्क में आया था, अच्छा स्फीयर है। ये ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है यहाँ पर। 2/5 होगा। वो इलस्ट्रेशन था, और अब आप उस इलस्ट्रेशन के बेसिस पर जो ऑब्जेक्टिव जनरेट होते हैं वो देख रहे हो। सर 2/5 होगा। नहीं कंफर्म बताओ, डाउट में नहीं रहो। तो जब क्वेश्चन खुद कह रहा है यार कि स्फीयर स्टॉप हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि फाइनली इसकी दोनों वेलोसिटी 0 कर देंगे। क्वेश्चन ही कह रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, v भी 0, ओमेगा भी 0। और हमें पता है कि इन सारे केसेस में आप ग्राउंड पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे। तो पॉइंट P के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ट्रांसलेशन के लिए m v नॉट r, और रोटेशन के लिए i ओमेगा 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा। और ये दोनों एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन में अपोजिट आएंगे, तो एक प्लस रखेंगे एक माइनस रखेंगे, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो इतना ही एंगुलर मोमेंटम यहाँ भी होना चाहिए। बट यहाँ पर स्फीयर स्टॉप हो चुका है, यानी कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा, और एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो यहाँ का 0 एंगुलर मोमेंटम और यहाँ का जो एंगुलर मोमेंटम है ये आपस में बराबर भी होने चाहिए। इसको इक्वल टू 0 करिए, ऑब्जेक्टिवली एक लाइन के अंदर आंसर बताओ। 2/5। कुछ पैटर्न दिखा आपको क्या? हाँ सर, पिछले में जैसे मोमेंट आई का ऑफ इनर्शिया के कोएफिशिएंट था। कोएफिशिएंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रही है। मैंने तो वही सोच के बोला था 2/5। हाँ तो वही आंसर भी है। एक्चुअली अब दो ऑब्जेक्ट्स कर लिए ना आपने, कि जब v नॉट बाई ओमेगा नॉट r की टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन में जो कोएफिशिएंट होता है, डिस्क में 1/2 का कोएफिशिएंट था, स्फीयर में 2/5। अब अगर कोई और ऑब्जेक्ट होगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर।
अगला प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये ना क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्यूब के फॉर्म में है, मास m, साइड लेंथ इसकी a है, एक टेबल के ऊपर चल रहा है ये, हॉरिजॉन्टल टेबल पर, और उस टेबल पर आगे एक छोटा सा ऑब्स्टेकल है, बहुत स्मॉल हाइट का, एक नेग्लेजिबल हाइट का ऑब्स्टेकल। तो ये क्यूब स्टार्टिंग में v वेलोसिटी से या v नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, आगे जाकर के एक छोटा सा ऑब्स्टेकल लगा है जिसकी वजह से इसका कॉर्नर वाला पॉइंट इससे टकराया, और टकरा करके ये क्यूब जो है वो टॉपल कर गया, इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर गया। मैं उसको अगर आपको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूं तो कोलिजन होने के बाद इसके यहाँ पर कोलाइड करने के बाद कुछ इस टाइप का सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पर कोलाइड होने के बाद ये क्यूब इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर रहा है, कुछ इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर गया वो। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? यस सर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो कोलिजन के तुरंत बाद इसमें कितनी एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो बता रहे हैं आपको, एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। सर थोड़ा टाइम दे देंगे? हाँ बिल्कुल दे रहे, करो। इनफैक्ट मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप डिस्कस करें। मतलब आपको देखो बच्चों, जिसको प्रॉब्लम नहीं क्लियर उनको प्रॉब्लम समझाया। पहले ये ऐसे क्यूबॉइड ले रहे, तो पहले ये क्यूबॉइड आगे स्लाइड कर रहा था और आगे कॉर्नर, अच्छा एक मिनट ले रहे, आगे कॉर्नर पर ना कुछ उठा हुआ चीज है, जैसे ऐसे उठा हुआ है, तो पहले ये क्यूब स्लाइड कर रहा था, कॉर्नर पे कोई चीज उठी हुई थी, उससे टकराया और टकरा करके ऐसे पलट गया पूरा। ये हो रहा है, पहले स्लाइड हो रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, आगे कुछ हल्का सा उठा हुआ पोर्शन है, उससे टक्कर हुई, कोलाइड हुआ, और कोलाइड करके ये वापस ऐसे पलट जाता है। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सर 3/4 v नॉट बाई ए। हाँ ओमेगा बताना है, ठीक है, कि कोलिजन के तुरंत बाद कितना ओमेगा आएगा। यस सर, यही आ रहा है। कैसे? सर वो जिस पॉइंट पे कोलाइड करेगा उस पॉइंट से वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। हाँ सर, आई ओमेगा से आ जाएगा उधर का फाइनल का। हाँ, इसको हम ओ पॉइंट मान लेते हैं। कल हम लोगों ने कोलिजन वाले जब क्वेश्चन किए थे तो ये पॉइंट ओ क्या क्लैंप जैसा काम नहीं करने लगेगा? यस सर। यस सर। यस जस्ट लाइक क्लैंप। और क्लैंप वाले क्वेश्चंस में आपको क्या कहा गया था कि एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे कंजर्व कराओगे? क्लैंप के अबाउट। तो इस क्वेश्चन में भी पॉइंट ओ के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। अब यहाँ पर कितना एंगुलर मोमेंटम है? तो यहाँ पर बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है, तो जब बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करेगी तो आप सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखोगे m v नॉट a/2 और इसका पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2। बाद में बॉडी उस क्लैंप के अबाउट रोटेट कर रही है, तो रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। अब यहाँ पर तुमको ये याद करना पड़ेगा कि इस कॉर्नर पॉइंट के अबाउट एक स्क्वायर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/3 ma स्क्वायर। हाँ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर से आपको ढूंढना पड़ेगा इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में आएगा 2/3 ma स्क्वायर। ये लैमिना वाले आर्टिकल में कराया गया था जहां पर रेक्टेंगुलर लैमिना लिया था हम लोगों ने। यस सर। उसमें था ये आर्टिकल। तो 2/3 ma स्क्वायर यहाँ पर यूज करो इंटू ओमेगा, और इससे ओमेगा निकाल सकते हो। 3v0/4। ठीक है, ये ओमेगा कोलिजन के तुरंत बाद का है।
ये ओमेगा जस्ट आफ्टर द कोलिजन कैलकुलेट हो रहा है ये। तो इसीलिए सिर्फ ओमेगा के मोमेंटम लिया है। नहीं क्वेश्चन एक और भी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पूरा पलट जाए। देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि टक्कर हुई, थोड़ा सा पलटा और वापस सीधे हो गए। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस पर गए, कोलिजन तो हुआ लेकिन बहुत ही माइल्ड कोलिजन था, टकराए, रोटेट हुए और फिर वापस हो गए। हमें क्या करना है कि कोलिजन इतना होना चाहिए ताकि ये पूरा पलट जाए और पलट करके पूरा 180 डिग्री घूम जाए ऐसे। ये बात समझ रहे हैं आप? यस सर। यस सर। यस सर। ये भी तो पॉसिबल है कि कोलाइड करें, घूमे, फिर वापस सही हो गए, मतलब इक्विलिब्रियम वापस आ जाए उसका। और एक है कि पूरा पूरा पलट जाए। सर मतलब वो उस पूरे पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करा है, उसके आगे नहीं गया है। नहीं, उस पूरे पॉइंट के अबाउट पूरा 180 डिग्री घूम जाए वो। तो सर उसको ओमेगा उसके आना चाहिए सर। सर उसको अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ग्राउंड से ए बाय रूट 2। या फिर बाई रूट 2 तक जाना तो सर वो चाहिए, वहाँ पे ग्रेविटी का एटलीस्ट लिफ्ट टॉर्क जाना जो चाहिए। है उससे रुके हाँ ना बिल्कुल सर, सही। ओमेगा ग्रेविटी के टॉर्क से रुके ना। हाँ हाँ, ये बिल्कुल पॉइंट सही है। मतलब अगर आप इसको ऐसे दिखाएं, मैं यार कलर दूसरा यूज नहीं कर रहा बिकॉज ब्लैक कलर तो फिर भी विजिबल है, बाकी कलर शायद विजिबल नहीं आ रहे। तो ये रोटेट करना स्टार्ट होगा। मैं कलर्स यूज कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा बोर्ड के ऊपर। इसको डिफरेंट फेजेस में दिखाएंगे। ये उठेगा, फिर थोड़ा सा रोटेट करेगा, फिर थोड़ा सा रोटेट करेगा, ये इस तरीके से। और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, मतलब इस तरीके से रोटेट करता जाएगा ये। और जैसे जैसे ये रोटेट करेगा ना, एक चीज होगी इसमें, इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास पहले ग्राउंड के ऊपर है, मतलब ग्राउंड से a/2 डिस्टेंस पर है। फिर जैसे जैसे वो रोटेट होगा, उसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से और ऊपर होता चला जाएगा। और एक ऐसी भी स्टेज आएगी जब उसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट O के बिल्कुल ऊपर होगा। ए बाय रूट 2 डिस्टेंस। ऐसे होगा कुछ ही। इसके बाद और जो मोशन होगी वो क्या होगी? तब फिर वापस नीचे आएगा इसके सेंटर ऑफ मास। नहीं, इसके बाद वाली मोशन देखो आप। इसके बाद अगर मैं एक डायग्राम और दिखाऊं, आप फोकस करना बोर्ड के ऊपर, वरना डायग्राम बाद में दिखेंगे नहीं। अगर मैं इसके बाद एक डायग्राम इस ऑब्जेक्ट का और दिखा दूं, तो वो तब सिचुएशन क्या होगी कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट O के राइट साइड चला गया होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस कंडीशन में जब सेंटर ऑफ मास पॉइंट O के राइट हो चुका होगा, तो ग्रेविटी की टॉर्क पॉइंट O के अबाउट बॉडी को ऑलरेडी रोटेट कर देगी? यस सर। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास पॉइंट O से पहले है, तब ग्रेविटी की फोर्स क्या करेगी? रोटेशन उसको को नीचे खींच रही होगी, इसके रोटेशन को अपोज कर रही होगी। सर तो बेयर मिनिमम उसको टॉप पे जाना ही पड़ेगा, सेंटर ऑफ राइट। कि एक बार अगर आप पॉइंट O के ऊपर वाले पॉइंट से क्रॉस कर गए, पॉइंट O के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट से अगर आगे निकल गया सेंटर ऑफ मास, तो ग्रेविटी की टॉर्क ऑटोमेटिकली उसको रोटेट करा देगी। तो बेयर मिनिमम कंडीशन क्या बन रही है कि हमको कहां तक पहुंचना चाहिए, मिनिमम कहां तक पहुंचना चाहिए? ए बाई रूट 2 हाइट तक। परपेंडिकुलर हो जाए ऑब्स्टेकल के। हाँ, बेयर मिनिमम कंडीशन ये है कि कोलिजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट O के डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाए। यहाँ पर ये आपका क्रिटिकल केस है। अगर आप इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगे तो आगे भी चले जाएंगे, बट अगर सेंटर ऑफ मास यहां तक नहीं आ पाया, पहले ही स्टॉप हो जाए, तो ग्रेविटी इसको वापस पुल बैक कर देगी पीछे की तरफ। सो आप बेयर मिनिमम कंडीशन में सॉल्व करो, दिस सेंटर ऑफ मास मस्ट बी डायरेक्टली अबव दिस पॉइंट O, और उस टाइम पर इसकी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हम ओमेगा की वैल्यू 0 मान लेंगे। यस सर। क्योंकि आप मिनिमम केस सॉल्व करने जा रहे हैं। अब
किस टाइप का कोलिजन हुआ यहाँ पर, ये इलास्टिक था या इनइलास्टिक था? इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। तो कुछ एनर्जी तो लॉस हो चुकी होगी, यस सर, नो कंजर्वेशन। लेकिन कोलिजन के बाद जो एनर्जी बचेगी हमारे पास, मतलब जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन होगी, ओमेगा नॉट तक चली जाएगी, ओमेगा 0। हाँ, तो वो बाद में कहाँ चली? बिकॉज बाद में अगर ओमेगा 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। हाँ, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के तुरंत बाद बचेगी, वो अल्टीमेटली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाएगी, और उसको आप लिखोगे एम जी, और यहाँ पर भी ध्यान देना है सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट से लिफ्ट हुआ यहाँ तक? a/√2 माइनस a/2। हाँ, ऑलरेडी वो a/2 हाइट पे था, सेंटर ऑफ मास पहले से ही a/2 हाइट पे था, और अब कितनी हाइट पर है वो? a/√2। तो कितना लिफ्ट किया आपने उसको? a into 2 minus √2/2। लिफ्टिंग हुई है a/√2 माइनस a/2, और जितना हम सेंटर ऑफ मास को लिफ्ट करेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी राइज होगी। एनर्जी कंजर्वेशन लगाया कि जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद बची थी, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में चली गई, और पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट में आप हमेशा ये देखते हो कि सेंटर ऑफ मास पहले वाली हाइट से और कितनी ज्यादा हाइट पे चला गया। सर ये इलास्टिक होगा कोलिजन ना? इनइलास्टिक था भाई, इलास्टिक कैसे होता है? ये अच्छा, वाला जी पॉइंट सर। क्लैंप हो गया, तो क्लैंप होने का मतलब स्टिक कर गया ना, ये पॉइंट ओ से जाकर के स्टिक हो गया, तो जब दो पॉइंट स्टिक कर गया मतलब ये इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। जी सर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इसीलिए तो हम कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे, कोलिजन से पहले वाली नहीं। ड्यूरिंग कोलिजन कुछ लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये बॉडी रोटेट कर रही है पॉइंट ओ के अबाउट, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एल स्क्वायर इनटू ये वाला ओमेगा जो यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ओमेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन वाला 3v0/4a का स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूट करके आप v0 की मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो ना बच्चा, ये सब एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये वन टाइम वाले क्वेश्चन नहीं है। इनको ना आपको फिर से 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने अपने कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। हटाएं इसको, इरेज करें। जी सर। नोट कर लिया? एक मिनट। थैंक यू सर, हो गया। लिख लिया? यस सर। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, और मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगी। कुछ ऐसे भी सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। दैट मींस लॉजिक ये है, चेंज इन ओमेगा और ड्यू टू चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब मास नहीं चेंज हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। आई चेंज और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज है। तो इसमें पहला, तो हाँ बिल्कुल, पहला फर्स्ट एग्जांपल आप एक नेचुरल एग्जांपल लोगे जो कि एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में कुछ ऐसा बोलते हैं कि कोई एक स्टार है, m मास का स्टार, रेडियस उसकी r है। ये थ्योरी रिलेटेड है न्यूट्रॉन स्टार्स के वर्किंग से, बट सुपरनोवा एक्सप्लोजन, हाँ सुपरनोवा, उसमें हमें जाना नहीं है। मतलब उसका बेसिक आइडिया क्या है कि मान लो अगर कोई स्फेरिकल स्टार है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस r है, मास m है, और ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इसका टाइम पीरियड जो है वो कैपिटल T है। मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम इसका कैपिटल T। अर्थ को इमेजिन कर सकते हो आप,
कि अर्थ अपनी एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना हुए, कोई भी इवेंट हुआ जिस वजह से इसका रेडियस चेंज हो गया और अब इस स्टार का रेडियस रिड्यूस करके r/3 हो गया। मतलब श्रिंक करके आप कह सकते हो, रेडियस इसका कम हो गया। तो अब इसका नया टाइम पीरियड निकालना है आपको, क्या होगा? अब ये स्टार कितने नए टाइम पीरियड पर रोटेट करेगा? सर रेडियस चेंज हुआ है लेकिन मास सेम है। आप खुद बताओ ना। ऑब्जेक्ट सिकुड़ गया, सिकुड़ने की वजह से उसका रेडियस कम हो गया, तो बट मास उसके अंदर का जो मैटर है वो उसके अंदर ही है, मैटर उसी के अंदर है। जितना मैटर स्टार के अंदर यहाँ पे था उतना मैटर यहाँ भी है। मतलब मटेरियल बाहर नहीं आया, इसमें से कोई मटेरियल बाहर नहीं निकला है। अब बताओ मास कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा इसमें? तो कांस्टेंट रहेगा सर। कांस्टेंट रहेगा सर। राइट। और ये मैं कह रहा हूँ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, क्या हम लोग जा करके वहां पर कोई हरकत कर रहे हैं या अपने आप नहीं होने सर। वाले इवेंट सही है? अपने आप। अपने आप। और जो इवेंट्स अपने आप हो रहे हैं मतलब वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम नेचुरल एक्टिविटी है। तो जितनी भी नेचुरल एक्टिविटीज हो रही हैं इसका मतलब उनमें कोई बाहर से फोर्स लगाई नहीं जा रही है, मींस उन सब के अंदर टॉर्क जीरो है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। यस। और एंगुलर मोमेंटम एक रोटेटिंग बॉडी के लिए क्या लिखोगी अगर हम इसको आई स्फीयर ओमेगा मानते हैं तो? I 2/5 मास इंटू r स्क्वायर। और ओमेगा और टाइम पीरियड का भी एक रिलेशन होता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए आप लगाओगे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा, टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन में बताया गया आपको, 2 टाइम पाई पीरियड 2 अपॉन पाई ओमेगा। ओमेगा। तो ओमेगा को रिप्लेस करिए 2 पाई डिवाइडेड बाय इसका टाइम पीरियड पहले वाला। बाद में मास उतना ही है, रेडियस कम हो चुका है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा 2/5, सेम मास m बट रेडियस r/3 इसका स्क्वायर। और इसका नया ओमेगा निकालने के लिए करेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय इसका नया टाइम पीरियड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो T/9 जो भी आ जाए। ठीक है, बोलो। यस सर। इसमें एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं, थ्योरेटिकल पूछते हैं कि जो आइस है, जो पोल्स पर आइस है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि पोल्स पर, अर्थ की पोल्स पर काफी ज्यादा ग्लेशियर के फॉर्म में आइस वगैरह है। तो ये कहते हैं, पूछते हैं कि अगर वो मेल्ट करके और अर्थ पर स्प्रेड कर जाए तो क्या अर्थ फास्टर रोटेट करेगी या स्लोअर रोटेट करेगी? रिलेटिवली फास्टर। कैसे करोगे? अगर वो आइस जो एक जगह इकट्ठा है सॉलिड के फॉर्म में, अगर वो एक जगह इकट्ठा होने की बजाय मेल्ट हो जाए, पानी बन करके पूरे अर्थ पर फैल जाए, आई कम हो जाएगा। सर आई कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? तो रेडियस कम हो गया क्योंकि हाँ, उससे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस कर गया तो उससे क्या होगा? ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा ओमेगा increase कर बढ़ेगा तो जाएगा। टाइम पीरियड सॉरी यस सर, टाइम पीरियड घटेगा। बढ़ेगा। उसमें भी लगाओगे I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। दूसरा इसी तरीके के पैटर्न पर एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कई बार कि कोई एक टेबल रोटेट कर रहा है, मान ले। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि कोई एक टेबल है और वो रोटेट कर रहा है, उस टेबल के ऊपर कोई पर्सन है सेंटर में बिल्कुल। शायद आप में से कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को किया भी होगा। यस कि एक सर, पर्सन है और उसके दोनों आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेच हैं और उसने अपने दोनों आर्म्स में कुछ मासेस होल्ड कर रखे हैं। तो इक्वल मासेस कर रखे हैं। इक्वल मासेस होल्ड कर रखे हैं। इसकी यस सर, ये एक्सपेरिमेंट देखा है। एक्सपेरिमेंट भी है इसका। और फिर ये अपनी आर्म्स को फोल्ड कर लेता है, फास्टर रोटेट करने लगता है। हाँ, मतलब ये ऐसे स्ट्रेच किया था, बाद में फोल्ड कर दिया इसको, फिर स्ट्रेच करते हैं, फिर फोल्ड करते हैं। इसका बड़ा कई सारे वीडियोस हैं इसकी। तो इसमें ये कहते हैं कि जब ये पर्सन अपनी आर्म्स को फोल्ड कर लेगा तो ये
जिस स्पीड पर पहले रोटेट कर रहा था, अगर ओमेगा नॉट है या ओमेगा 1 है, तो इससे अलग स्पीड हो जाएगी यहाँ पर, रोटेशन की स्पीड बदल जाएगी अगर ये अपने आर्म्स को फोल्ड कर ले और दोनों मासेस को पास में ले आए। समझ पा रहे इस क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। यस सर। इसने अपने दोनों आर्म्स फोल्ड किए और ये मासेस पास में ले आया, m और m, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पर्सन के बॉडी के बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, और एक्सिस से पहले हम L डिस्टेंस पे थे या L1 डिस्टेंस पे थे ये मासेस। जब आर्म्स फोल्ड कर दिए गए तो यही मासेस इस नई एक्सिस के साथ अब ये L2 डिस्टेंस पर है। तो इसका नया ओमेगा फाइंड करना है आपको कि कितना होगा, ओमेगा 2 की वैल्यू क्या बनेगी। इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कह सकते हो कि जो मास पहले ज्यादा डिस्टेंस पे थे अब वो कम डिस्टेंस पर आ गए। और पर्सन और टेबल का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई दे रखा है यहाँ पर, ये गिवन है आई। तो पर्सन टेबल और मास मिला ये तो सुन लो बच्चा, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर्सन और टेबल का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि कांस्टेंट रहेगा। पर्सन और उस टेबल का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि चेंज नहीं करेगा। तो जिसको ये क्या आंसर बोला बनेगा? है, जी बच्चा, बोला MOI ऑफ पर्सन एंड टेबल बोला है, तो मैं पर्सन के साथ वो दो मास इंक्लूड करके बोला है। नहीं उनको नहीं लिया है, सिर्फ पर्सन और टेबल का आई है, मासेस का अलग से निकालना होगा। तो इसमें भी आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे, और एंगुलर मोमेंटम जब यहाँ पर कंजर्व कराएंगे तो पर्सन, टेबल और ये मासेस सब कुछ रोटेट कर रहा है अगर, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई, प्लस इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू L1 स्क्वायर, और इधर भी एक मास है 2 टाइम्स ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 1 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, बाद में यहाँ वाला एंगुलर मोमेंटम, पर्सन और टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी आई होगा, लेकिन ये मासेस क्लोज आ गए, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m L2 स्क्वायर इनटू इसका नया ओमेगा, ओमेगा 2 यहाँ पर। बस इतना सा क्वेश्चन होता है, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। निकाल लेंगे? यस सर। हाँ सर एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं था सर, मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें एक सिलेंडर था, दो सिलेंडर थे इनफैक्ट, उनको कंपेयर किया था। उसमें बोला था पहले सिलेंडर में जो मास है वो एक्सिस के पास ज्यादा कंसंट्रेटेड है और दूसरे सिलेंडर में एक्सिस से दूर कंसंट्रेटेड है। तो उसमें आई किसका ज्यादा होगा सर? ये वाला आया नहीं था सर, ये बता दीजिए। सिग्मा m इंटू r स्क्वायर कहते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कोई डायमेंशन कुछ भी नहीं दिया था, बस उसमें बोला कि एक में मास पास में कंसंट्रेटेड है, एक में दूर में। यही देख लो ना, इसी में आंसर मिल तो रहा है। कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, पहले वाला कि बाद वाला? बाद वाला। पहले वाला ज्यादा है। पहले वाला ज्यादा है। और इसमें हमारा मास एक्सिस के ज्यादा क्लोज है, यस तो जिसमें मास एक्सिस के क्लोज होगा वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो हो जाएगा, और जिसमें मास एक्सिस से दूर होगा वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। यस जी सर। तो कुछ क्वेश्चन इसमें तो जिनमें ये था कि डिस्क घूम रही है, उसके ऊपर कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, वो जैसे मक्खी है, वो सब चलते चलते उसके पास जा रही है चलवा सेंटर के पास। सर ये IIT का है। चलवा रहे, सब चलवा रहे, अभी सब चलवा रहे, थोड़ा सा इंतजार करें, अभी सब चलवाएंगे। यस सर। मक्खी भी चलवाएंगे और जो भी जानवर बोलेंगे वो सब चलेंगे। ये समझ आया कि नहीं? बोलो जल्दी यार। यस सर। जी सर आ गया। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी पहले ज्यादा है कि बाद में ज्यादा है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएं। कंजर्व रही। बाद में ज्यादा है। बाद में ज्यादा है। बाद में ज्यादा है। यस सर।
यस नहीं सर। कोई नहीं भी बोल रहे हैं यार। सर बाद में अगर ओमेगा ज्यादा हो रहा है तो आई भी तो चेंज हो रहा है। हाँ, मतलब बॉडी फास्ट रोटेट हो रही है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया यहाँ पर। जी सर। फिर भी आंसर तो चाहिए ना यार, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटी या उतनी ही रहेगी? उतनी रहेगी। अच्छा, सब बढ़ेगी, सब बढ़ेगी बढ़ेगी। क्योंकि सर बढ़ेगी। तो बढ़ेगी ऐसा बताओ तो, सर क्यों बढ़ेगी? सर ऐसा तो नहीं है सर कि जिस स्टेट से ओमेगा इंक्रीज हुआ है स्टेट से इनर्शिया डिक्रीज हुआ है। हाँ, तो तो उस काइनेटिक जिसमें एनर्जी आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कहते हो। यस यस सर, इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में हाफ आई ओमेगा हम कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा को केवल ओमेगा कंपेयर करना होगा। बाद वाला ओमेगा ज्यादा है। राइट, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ, एक ओमेगा को अलग कर दीजिए तो आई ओमेगा को आप एंगुलर मोमेंटम लिख लो और एक ओमेगा अलग से रख लो, तो मोमेंटम तो कंजर्व है और एल कांस्टेंट है। अब अगर हाँ ओमेगा बढ़ सर। रहा है इसका मतलब के भी बढ़ेगा, बट वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आएगी कहाँ से भाई? एनर्जी क्रिएट तो होती नहीं है, जो ट्रांसफॉर्मेशन पर्सन होती है। काम कर रहा है शायद उससे आए। यस कौन सा सर, वो काम अंदर किया? लाने इंटरनल में। वर्क जो पर्सन तो जहाँ पे था वही है, काम कौन सा किया इसने? सर जो हाथ मास अंदर लाया। उसके पास है। मास पे तो काम किया होगा ना। मास डिस्प्लेस हुआ मतलब। आर्म्स को फोल्ड करने में, राइट? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। मतलब मस्कुलर एनर्जी कह सकते हो इसको। ठीक, एक और क्वेश्चन इसी सीरीज के ऊपर, अभी किसी ने डाउट भेजा था, उसमें उनका डाउट था ये कि एक रॉड है, बता देना डाउट क्या था उनका। एक रॉड है जो अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा नॉट से, और इस रॉड के ऊपर, इस रॉड के ऊपर कुछ पार्टिकल्स हैं जो स्लाइड कर सकते हैं बीड टाइप में। यस सर, रिंग थी। अब जो भी है मुझे याद नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि इस पार्टिकल पर ऐसे कुछ स्लाइडर्स लगे हैं जो आगे पीछे स्लाइड हो सकते हैं। कुछ इस टाइप से था ये, और स्टार्टिंग में ये दोनों m मासेस के थे, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये यहाँ से कुछ a डिस्टेंस पे थे, और ये लेंथ आपकी l दे रखी है और ये भी लेंथ l है, और रॉड का मास कैपिटल है। अब पता नहीं इस क्वेश्चन में रॉड का मास था या नहीं था, बट मैं तो कंसिडर कर लेता हूँ रॉड का मास है। और उन क्वेश्चन ये था कि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये दोनों मासेस बाहर चले जाएंगे। यस सर। तो फाइनली जब ये दोनों मासेस एंड पॉइंट पर आ जाएंगे तब इसका नया ओमेगा कितना होगा? सर अगेन आपका एंगुलर सर भाई मोमेंटम कंजर्व मोमेंटम होगा। कंजर्व कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इन सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा नहीं दिख रहा आपको? यस सर। यस सर। कि मासेस जो एक्सिस के पास थे वो दूर हो गए, जो दूर थे वो पास हो गए, कुल मिलाकर के यही तो हो रहा है। फाइनली ये जब बीड बाहर आ जाएंगी, एंड पॉइंट्स पर आ गए, तो एक तरीके से इनका डिस्टेंस बदल गया एक्सिस से, और एक्सिस से डिस्टेंस बदल गया तो फिर क्या बदल गया इनका? अगर ये मासेस ज्यादा डिस्टेंस पे चले गए, आई बदल गया। आई बदलेगा तो ओमेगा बदल जाएगा। यस और उसको निकालो, इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू ए स्क्वायर, ट्वाइस कर दीजिए, दो मासेस हैं, प्लस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट ml। कैपिटल M, इसकी टोटल लेंथ 12 है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इंटू ओमेगा नॉट, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। बाद में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा बिकॉज रॉड की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इन पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया बिकॉज अब वो एक्सिस से एंड डिस्टेंस पे चले गए, 2 ml स्क्वायर। 2 ml स्क्वायर और इंटू इसका नया ओमेगा। कर लेंगे इसको भी? यस सर। यस सर कर चलेगा? लेंगे। सब एक जैसा पैटर्न है यार, मासेस आगे पीछे हो जाए तो समझ लो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने का क्वेश्चन आ गया ही। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है या कम हुई है?
तो कम हुई है कैसे? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया है मोमेंट बढ़ ऑफ गया इनर्शिया बढ़ गया है। तो यस ओमेगा बढ़ कम हो गया गया है, ओमेगा कम ओमेगा हो न्यू गई कम हो गया है। ओमेगा न्यू कम फिर यही लॉजिक, ओमेगा कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गया कम हो गई। कम कहाँ हो गई गया। एनर्जी? गई तो कहाँ? बीट्स को सर बाहर मूव करने सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में वर्क किया होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने तो पॉजिटिव वर्क किया होगा, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल यस फोर्स सर। बाहर लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी बाहर हुई है, तो पॉजिटिव वर्क से तो एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वर्चुअल फोर्स है। सॉरी सर यस एक सर। सेकंड सर एक सेकंड। हाँ सर सोच के बता आराम बीट्स से। को तो बीट्स को दूसरी तरफ ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ है उसमें चली गई है एनर्जी किसने किया भाई वर्क? कौन सी फोर्स ने किया? फिजिक्स में वर्क डन बाय द फोर्स होता है ना, तो कौन सा फोर्स है जिसने वर्क किया? फ्रिक्शन भी सेंट्री है द क्या फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड बीड्स फ्रिक्शन, अब किसी ने पूछा कि फ्रिक्शन है या नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली रहा होगा, अदरवाइज इनको रोटेट करने का सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? हाँ तो सर फ्रिक्शन किया है फिर। द फ्रिक्शन का हाँ। नेगेटिव वर्क है राइट, ठीक है। तो जब भी देखो, मैं फिर ये कह रहा हूँ बच्चा, आप लोग क्या होता है ना, अभी आप लोग तो बहुत जल्दी में क्वेश्चन करते हो, आपका आंसर आता है और आप आगे बढ़ जाते हो। मेरा आप लोगों से एडवाइस ये है कि क्वेश्चन को एनालाइज किया करो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, बहुत अच्छी बात है, पूछा हो चाहे ना पूछा हो, आप एक बार अपनी तरफ से ये जरूर सोच लिया करो कि यार इस क्वेश्चन में एनर्जी का क्या हो रहा है। तो अपने आप तुम्हारे कंसेप्ट्स बनेंगे, थिंकिंग डेवलप होती है, थोड़ा सा लॉजिकल आप होते जाते हो, और फिर जब बढ़ेगी एनर्जी कम होगी तो उसका कॉज ढूंढोगे। नए न्यूमेरिकल्स नहीं बोल रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल करते हो उनको डायग्नोज करो, उनको पूरी तरीके से उनको चीर फाड़ कर दो। भाई जेई में 10 साल पहले एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन पूछा और उसी प्रॉब्लम को 10 साल बाद एनर्जी में पूछ लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो इन्होंने अभी बोला वो कुछ इस टाइप का है। ये एक टेबल टाइप की चीज है जो ओमेगा नॉट से रोटेट हो रही है। टेबल क्या, बेसिकली डिस्क मानते हैं इसको, एक डिस्क है जो रोटेट कर रहा है, इसका मास कैपिटल एम, रेडियस आर। और फिर हमने क्या किया, इसके सरकमफ्रेंस एज के ऊपर 4 पार्टिकल्स जेंटली ड्रॉप कर दिए हमने। 4 पार्टिकल्स, सबके मासेस m है, ईच m, और धीरे से, बहुत आराम से धीरे से इस डिस्क के सरकमफ्रेंस पे 4 पॉइंट्स पर रख दिए। बताओ नया ओमेगा कितना आएगा? मतलब पहले सिर्फ ये डिस्क रोटेट कर रहा था, फिर हमने 4 पार्टिकल्स, एक इस वाले कॉर्नर पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब 4 पॉइंट्स पर 90 डिग्री के एंगल पे 4 पॉइंट्स लिए और चारों जगह उठा करके हमने 4 पार्टिकल धीरे से इस डिस्क पे रख दिए। रोटेटिंग डिस्क के ऊपर धीरे से आपने पार्टिकल्स रख दिए। नया ओमेगा कितना होगा इसका? तो mr square by 2 omega upon 4 small mr square plus mr square by 2। क्या इसके अंदर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल नहीं गया? यस सर बदल गया। यस सर बदल जाएगा। पहले सिर्फ डिस्क रोटेट कर रहा था तो mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट एंगुलर मोमेंटम, बाद में डिस्क के साथ 4 पार्टिकल्स और आ गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का तो लेंगे ही लेंगे, उस पे जो 4 पार्टिकल्स हमने एज पे रखे, बिल्कुल एज वाले पॉइंट्स पर, उनके भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे। यस सर 4 mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, ओमेगा कम हो जाएगा, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। बोलो बच्चा लोग, जल्दी जल्दी करते जाए। यस सर। काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कम हो जाएगी। कम हो गई। क्यों? ओमेगा घट गया। ओमेगा कम हो गया। अरे वो तो मैथमेटिकल हो गया, फिजिकली बताओ ना कम क्यों हुई?
वो तो मैथमेटिकल हो गया कि ये घटा वो बढ़ा, ये तो मैथ्स हो गई। फ्रिक्शन की सर वजह से सर, जो वो तो पार्टिकल्स और वो पार्टिकल्स को टेबल डिस्क के ऊपर रखने की वजह से फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया, उसकी वजह से एनर्जी हाँ, कम। किसी भी चलती हुई चीज पे जब आप कोई चीज रखोगे, अगर कोई चीज ऑलरेडी मोशन में है और उस पर अगर हम धीरे से कोई चीज रखेंगे और ये चीज मूव कर रही है, एक रनिंग चीज के ऊपर अगर आप कोई चीज रखोगे तो बिगिनिंग में थोड़ी सी स्लिपिंग होगी इनके बीच में। ये ऐसा ही होता है जैसे कि अगर एक चलती हुई ट्रेन पर, चलती हुई बस के ऊपर जब हीरो कूद जाते हैं ऊपर से, तो कूदने के कुछ देर बाद वो लड़खड़ाते हैं, यस तुरंत सर। बैलेंस नहीं बनता उनका, इमीडिएट बैलेंस नहीं बन सकता। समझ पा रहे हैं इसको? चलती हुई चीज के ऊपर अगर आप कूदो तो थोड़ा सा लड़खड़ाओगे, आप पहले गिरोगे। तो वो क्या होता है, बिगिनिंग में थोड़ा सा ये स्लिप करेंगे और उसी स्लिपिंग के टाइम पर काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी और इसी वजह से यहाँ पर के की वैल्यू मैथमेटिकली कम होती चली जा रही है। अब इसी में एक क्वेश्चन और है, इसमें भी डिस्क टाइप का ही मानेंगे इसको। और इसमें क्या कहना है, इसकी एज पर कोई एक पर्सन है, स्मॉल एम मास का, बिल्कुल एज के ऊपर, और ये इस डिस्क के सेंटर की तरफ बढ़ने लगा। सेंटर की तरफ नहीं, इनफैक्ट मतलब जो सेंटर है, ये पर्सन वॉक करेगा। स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है, आप क्वेश्चन अपने हिसाब से लिखना। स्टार्टिंग में ये पर्सन और डिस्क, मतलब पर्सन डिस्क के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है और ये दोनों कंबाइंडली ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहे हैं। डिस्क रोटेट कर रहा है, पर्सन अपनी जगह पर है स्टार्टिंग में। उसके बाद इस पर्सन ने वॉक करना स्टार्ट कर दिया और पर्सन जिस लाइन पर वॉक कर रहा है वो डिस्क की कोई कॉर्ड बन रही है। जिस लाइन के अलॉन्ग ये ट्रेवल करने जा रहा है वो लाइन इस डिस्क का सर्किल का कॉर्ड बनेगा जो सेंटर से डी डिस्टेंस पर है। सेंटर से डी डिस्टेंस पर एक लाइन है और इस पर्सन की, ये पर्सन ट्रेवल कर रहा है वॉक करके इस एंड से इस वाली एंड पे पहुंच गया। घूमते हुए डिस्क पे, एक घूमते हुए डिस्क के ऊपर ये पर्सन टहल करके यहां से यहां जा रहा है। और इस पर्सन के वॉक करने की स्पीड दे रखी है, ये दे रखा है आपको, पर्सन वॉक्स एट अ स्पीड इक्वल टू v, और ये स्पीड रिलेटिव दी गई है आपको, रिलेटिव टू द डिस्क दी गई है। डिस्क के रिलेटिवली ये v स्पीड पर चल रहा है और ये कांस्टेंट है, मतलब पर्सन डिस्क के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट स्पीड v पर एक साइड से दूसरे साइड पर ट्रेवल करेगा इस कॉर्ड के अलाउंग। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो इसका ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो क्या आएगा, मतलब t सेकंड्स के बाद ओमेगा की क्या वैल्यू होगी, t टाइम के बाद एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क। इतना ही बता दें, बढ़ेगा या कम होगा यार? तो पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा कैसे बच्चा, पहले बढ़ के फिर कम क्यों हो जाएगा? सर, क्योंकि जब पर्सन चल रहा होगा तो जब वो उसका डिस्टेंस थोड़े पहले डी डिस्टेंस जब परपेंडिकुलर होगा उससे पहले उसका सेंटर डिस्टेंस कम होता रहेगा, तो सर मतलब जब ये ऐसे चल रहा होगा यहाँ तक, तो यस सर, इस प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, ये सेंटर के नजदीक जा रहा है या सेंटर से दूर जा रहा है? तो नजदीक जा रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, कम हो रहा है, घटेगा, कम हो रहा है, कम हो ओमेगा बढ़ेगा बढ़ रहा है। बढ़ेगा। अब इस पॉइंट के बाद जब वो फिर दूसरे साइड जाएगा
तो तब डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ओमेगा डिस्टेंस घटेगा। बढ़ेगा, ओमेगा कम हो जाएगा। तो पहले ओमेगा बढ़ेगा, फिर ओमेगा घटेगा। घट जाएगा वापस। और फिर जब ये पर्सन दूसरे साइड पर आ जाएगा तो फिर से कौन सा ओमेगा आ जाएगा? तो जो पहले ओमेगा था। नॉट, पहला वाला। पहला वाला। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिवली। अब इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आओ कि t सेकंड्स के बाद ओमेगा कितना होगा, t टाइम बाद। अब हम ना पर्सन को एक पार्टिकल के फॉर्म में दिखाएंगे। पर्सन नहीं दिखा रहे, उसको जस्ट एक पार्टिकल दिखाते हैं। टी टाइम 2 बाद वो सेकंड रुक पार्टिकल जाइए सर। सेंटर से कितनी दूर होगा यार? यहाँ पर अगर हम पर्सन को पार्टिकल के फॉर्म में दिखाएं, पी लिख दे रहे हैं, पी फॉर पर्सन। सर थोड़ा टाइम दे दीजिए और। कर लो बच्चा, कर लो। हाँ ठीक है, कर लो। बोल दिया करो यार, टाइम चाहिए तो बोल दिया करो। मैं तो इसलिए सन्नाटे में आ जाता तो मुझे लगता है कि नहीं आ रहा शायद। आराम से देख लो। सर बहुत ही लंबा है सर। मैं वो बता दो, स्टेप हाँ बता सर दो, बहुत। सर मैं बता दूं? स्टेप बता दो कि हम ऐसे ऐसे सर करेंगे। पहले ना वो जो कॉर्ड की जो डिस्टेंस है वो डी दी हुई है ना सर। हाँ हाँ। तो पहले सर मान लीजिए वीटी चल चुका वो। एक एक स्टेप करके बता रहा, मतलब पर्सन अपने बिगिनिंग वाले पॉइंट से कितना आगे आ चुका? सर बिगनिंग वाले पॉइंट को कोई नेम दे दीजिए प्लीज। चलो इसको कोई भी नाम दे दो आप, बी दे दो, बिगिनिंग पॉइंट बी। सर वीटी चलेगा। तो v वीटी इंटू चल टी के डिस्टेंस ये पी आगे पे आ आ गया, गया। ठीक। तो हाँ, सर जी सर। हाँ, और फिर सर मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम से सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेंगे। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और सेंटर से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको मतलब सीपी डिस्टेंस निकाल लेंगे ना? यस सर। यस सर। अच्छा, लेकिन आपको ये भी तो सर निकालना पहले तो पड़ेगा। ये निकालना पड़ेगा जो डिस्टेंस जो नीचे कॉर्ड का लेंथ है ना, कॉर्ड का लेंथ का हाफ निकालना पड़ेगा पहले वो आ पाइथागोरस। जाएगा तब वो तो आ जाएगा। क्योंकि बिगिनिंग में पार्टिकल एज पे था। जी सर। तो बिगिनिंग में सेंटर और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस रूट है ऑफ r। आर स्क्वायर आर माइनस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस स्मॉल d है, यस सर। और ये r है। तो ये वाला डिस्टेंस बिगिनिंग में पाइथागोरस से आ जाएगा। रूट यस सर। उसमें से वीटी माइनस कर देंगे सर, फिर वो जो आएगा उसको उसमें और डी में पाइथागोरस लगा के सीपी आ जाएगा। उसमें से vt माइनस कर देंगे तो यहाँ पर फिर ये नई डिस्टेंस आएगी। यस सर। मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी, इसको मैं लिख रहा हूँ, और सही कह रहा है प्रणव कि भाई बड़े आंसर्स आएंगे। ये चीज क्या आएगी जानते हो? स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस वीटी। ये डिस्टेंस है, माइनस वीटी आएगा सर। अब इस बचे हुए डिस्टेंस में सर फिर और इस d में अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस लगेगी सर, बहुत फिर बड़ा हो पाइथागोरस जाएगा। थ्योरम लगा करके इस पर्सन का सेंटर से नया डिस्टेंस निकालेंगे। सर हम्म, नहीं कुछ नहीं सर, अभी लिखा था, कुछ कहना था बस ऐसे ही। तो ये नई डिस्टेंस जो निकालेंगे फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर इसका अंडर रूट। अंडर रूट करें जो नहीं है, हाँ क्योंकि सर वहाँ बाद में स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को पर्सन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। यस सर। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/2। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा एंगुलर मोमेंटम हो गया। और ये एंगुलर मोमेंटम बिगिनिंग वाले एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए था। बिगिनिंग में ये पर्सन एज पे था, तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल M r²/2 डिस्क के लिए और स्मॉल m r² पर्सन के लिए, और बिगिनिंग वाला ओमेगा।
कुल मिला करके ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहे हैं। आप बहुत ध्यान से देखो, पिछले 5-6 क्वेश्चंस के अंदर एक ही चीज चल रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता जाता है। पिछले 5-6 क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। हाँ, ये मासेस इधर उधर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ज्यादा हो रहा है और करस्पॉन्डिंगली ओमेगा चेंज हो जा रहा है। और सब में एक ही कंसेप्ट लगा रहे हो, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए मैथ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, वो आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट है पूरा। सर हाँ सर मैं आपको क्वेश्चन पूछा था, उसमें पूछा था कि एंगुलर स्पीड का फंक्शन एज अ ऑफ अ टाइम निकालना है जब वो सेंटर डी डिस्टेंस पे हो, तब तक का निकालना था। नहीं, अगर हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट बता देंगे तो फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालोगे? वो तो स्पेसिफिक हो गया। फिर यही फंक्शन ऑफ टाइम आएगा ना, इसमें टी का टर्म आए, मतलब यहाँ से जो ओमेगा आएगा वो एज ए टर्म उसमें टी का टर्म आ जाएगा। यस सर। इसी को फंक्शन ऑफ टाइम बोल देंगे। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब किसी जनरल टाइम टी पर निकालो। ओके सर यहाँ पे अजीब सा नहीं हो रहा सर? पहले कहीं घट रही है फिर बढ़ रही है। यस कुछ भी फिजिक्स में कुछ अजीब नहीं है भाई साहब, सब पॉसिबल है। इरेज करें, 2 क्वेश्चन अभी और हैं, एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन और हैं। यस सर। सर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है सर, बता दीजिए। यहाँ पहले घट रही है फिर बढ़ रही है। तो पर्सन की डिस्टेंस पहले कम हो रही है फिर ज्यादा हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट के बढ़ रहा है। सर मतलब पहले वर्क किया जा रहा है फिर नेगेटिव वर्क हो रहा है, मतलब हाँ। समझे नहीं। पर्सन के वर्क को तो वैसे भी नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज पर्सन का वर्क मैकेनिकल वर्क की कैटेगरी में नहीं आता ना, कि आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मस्कुलर वर्क पे आता है। हाँ हाँ सर। तो वो तो वैसे भी नहीं समझा पाएंगे हम, क्या न्यूटन आ जाए वही नहीं समझा पाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में उस पर्सन का मूड अगले दिन चेंज हो गया। ये नेक्स्ट डे वापस उसी डिस्क पर गया, सेम डिस्क के ऊपर एच पे जाके खड़ा हो गया और अब इसने फिर से चलना स्टार्ट किया, लेकिन अब की बार ये सर्कमफ्रेंस के अलोंग चलना चालू किया इसने। पिछले दिन इसने कॉर्ड के अलोंग चलना चालू किया था, आज ये सर्कमफ्रेंस के अलोंग चल रहा है। और रिलेटिव स्पीड सेम है, एट द सेम रिलेटिव स्पीड, एट कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड v। बताओ जी क्या करेंगे? सेम हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे वैसे ही है। ओमेगा चेंज नहीं होगा क्या? सर यहाँ पे सेम रहेगा ओमेगा। सेम रहेगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा पर्सन का हर जगह। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, लेकिन पर्सन चलने से जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो टॉर्क नहीं देगा है। अब बिल्कुल देगा, इंटरनल फोर्स के बाद बिल्कुल देगा। पर्सन पहले रेस्ट पे था भाई साहब, ध्यान रखो, पहले नहीं चल रहा था। ओमेगा नॉट तब की एंगुलर वेलोसिटी था जब ये पर्सन स्टैंडिंग था। जब वॉक करेगा तो ओमेगा बदल चुका होगा। यस सर। भले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदल रहा। तो अभी तो ये पर्सन है रेस्ट पे, तो पहले यहाँ का एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होगा, अभी फिर उसके बाद देखेंगे इस समय कितना एंगुलर मोमेंटम होगा। तो mr²/2 प्लस mr² into ओमेगा। mr²/2 हो गया, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पर्सन का m into r² और इंटू ओमेगा नॉट। अभी ये वॉक नहीं कर रहा, फिर से बता रहे, अब उसके बाद ये चल रहा है। तो ये पर्सन जब चल रहा होगा रनिंग मोड में होगा, और पर्सन के वॉक करने की स्पीड v है, बट ये रिलेटिव है। मान लेते हैं डिस्क की नई एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गई। सर पर्सन ने थोड़ा दूर चला ना। हाँ जी सर ओमेगा तब हुई जब पर्सन थोड़ा दूर चला। हाँ।
अब ये बताओ, अब यहाँ पर अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हो तो इसको स्प्लिट करके निकालो। एंगुलर मोमेंटम पर्सन का अलग कैलकुलेट करेंगे और एंगुलर मोमेंटम डिस्क का अलग से निकालेंगे, क्योंकि अब ये सिस्टम नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसका अलग बिहेवियर है, इसका अलग बिहेवियर है। सर वही मेरा डाउट था सर कि अगर दोनों को सिस्टम मान लेंगे तो नहीं मान इंटरनल सकते, टॉर्क तो चेंज करता नहीं है। ये सिस्टम मान सकते हो, एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए नहीं मान सकते। तो mvr प्लस हाफ। ये तो कैरियर वाला कंसेप्ट नहीं होगा कि डिस्क पर्सन को कैरी कर रहा है। यस सर। यस सर। फिर तो पर्सन के पास और डिस्क के पास अलग अलग देखा जाए तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आप सेपरेटली लिखो I इंटू ओमेगा से, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। लेकिन पर्सन का एंगुलर मोमेंटम mvr से। भैया सर 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 उस मतलब उसमें ओमेगा आर भी वो वेक्टोरियली ऐड करेंगे। यस सर, हाँ वी मैंने जनरली बोला था, वो वाला भी नहीं था। नहीं, जब हम लोग क्या बोलते हैं एग्जांपल, जबकि हम ट्रेन के अंदर चलेंगे तो हमारी टोटल वेलोसिटी क्या होगी, जिससे हम चल रहे हैं वही होगी, या उसमें ट्रेन की वेलोसिटी भी ऐड कर दे? ग्राउंड के ट्रेन पे की ट्रेन की वेलोसिटी भी वेलोसिटी ऐड होगी v प्लस r। हाँ, तो पर्सन की वेलोसिटी v, लेकिन ये इसकी टोटल वेलोसिटी नहीं है, यस सर, क्योंकि जिसके प्लस ऊपर आर आप ओमेगा। प्लस आर ओमेगा। हाँ, जिसके ऊपर आप चल रहे हैं वो भी तो रोटेट कर रहा है, यस सर। तो वो उसकी लीनियर वेलोसिटी r ओमेगा होगी। तो कोई सरफेस r ओमेगा की स्पीड पर चल रहा है और उस सरफेस के ऊपर अगर आप v स्पीड पर चल रहे हो तो आपकी टोटल स्पीड v प्लस r ओमेगा हुई। यस सर। और इनटू सेंटर से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। r। और अब लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये वाला एंगुलर मोमेंटम और बाद में इन दोनों का टोटल वैल्यू, दोनों को कंबाइंड कर दीजिए। ये वाला एंगुलर मोमेंटम प्लस ये वाला एंगुलर मोमेंटम मिला करके पहले वाले एंगुलर मोमेंटम के बराबर कर दे। सर यार इसीलिए कंजर्व हो रहा है ना, क्योंकि इंटरनल टॉर्क है हाँ इसलिए। हाँ, क्योंकि आप जब डिस्क पे चलोगे तो आप एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगाएंगे, वो इंटरनल है। सो पर्सन का हमने वो आई ओमेगा से क्यों नहीं लिया मतलब साथ में? पर्सन डिस्क के साथ रिजिड बॉडी कहाँ रहा? रिजिड बॉडी किसको कहते हो? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट चेंज। पर्सन जब डिस्क के ऊपर चल रहा है, मान लो इस पर्सन है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, सपोज करो ए, क्या कभी ये पर्सन पॉइंट ए के पास नहीं आ जाएगा? यस यस सर। सर। तो अब ये पर्सन रिजिड बॉडी का पार्ट है ही नहीं। हाँ सर, डिस्टेंस इक्वल नहीं है हर पार्टिकल उसका का। रिजिड बॉडी के दूसरे पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस बदल रहा है। तो आई ओमेगा तो आप रिजिड बॉडीज में लगाते हो, पर्सन रिजिड बॉडी जब है ही नहीं तो उसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में ये चीज हमने क्यों नहीं की, उसका रीजन एक बार बता दो तो। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो ऐसे ही किया था, पर्सन चल रहा था quad quad बना के रहा था along। वो, उसमें ये चीज क्यों नहीं की? ये लास्ट में भी कर सकते हैं इसको, लास्ट में इनफैक्ट शायद मेरे ख्याल से वो रह गया है, यस सर वो वेलोसिटी पूरी नहीं वो लिखी थी। एक टर्म उसमें मिस हो गया है मेरे ख्याल से। यस सर यस यस सर। यस अभी सर। तुमने बोला मुझे याद आ गया, मैंने ऐड नहीं करा। मैं उसके वॉक करने वाला एंगुलर मोमेंटम मिस कर गए हम। यस सर, इसलिए यस कह सर। बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहा है सर वो। हाँ, उसमें ना बाद वाले एंगुलर मोमेंटम है, उसके वॉक करने वाला एंगुलर मोमेंटम भी ऐड कर दो, m इंटू वी इंटू डी। यस सर, वो भी वेक्टोरियली ऐड होगा। हाँ, तो बहुत बड़ा होगा वो तो। वो करेक्शन कर लो बच्चा, सॉरी उसके लिए थोड़ा सा वो जल्दी में ना करेंगे, उसको भी करेंगे, वॉक करने वाला एंगुलर मोमेंटम भी रखेंगे। ठीक है। यस सर। यस ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेमस है। एक डिस्क ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, और एक दूसरी डिस्क, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी ओमेगा 2 है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है।
ये दोनों किसी कॉमन एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं। और फिर इसको धीरे से ऊपर वाले डिस्क को धीरे से ला करके नीचे वाली डिस्क के ऊपर रख दिया। मतलब कुछ टाइम बाद क्या किया हमने, नीचे वाली डिस्क और ऊपर वाली डिस्क को स्लोली बहुत धीमे धीमे ला रहे हैं इसको, और धीरे से ला करके नीचे वाले डिस्क के ऊपर रख दो। और अब ये दोनों मिल करके तो सेम एंगुलर स्पीड पे चल रहे हैं। एक कॉमन ओमेगा से चलने लगे, ये निकालने को होता है। वो कॉमन क्वेश्चन है। तो ये सीवी का एग्जांपल है। हाँ, एग्जांपल तो मैं बता रहा, बहुत आपको हर बुक में मिलेगा, ऑलमोस्ट सारी किताबों में मिल जाएगा, और इवन जितने एग्जाम्स हुए सब में आया हुआ है। सिस्टम मान लेंगे दोनों को। एंगुलर मोमेंटम फिर से क्या करा दें? कंजर्व। ये वैसा हो गया जैसे मैकेनिक्स में इनइलास्टिक कोलिजन होता है। यस सर। कि m1 मास u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 मास u2 वेलोसिटी से गया, दोनों स्टिक कर गए, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यस सर, बस यहाँ पर बहुत धीरे से किया है। हाँ, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दो, यानी कि I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। बाद में दोनों जब कंबाइंड हो जाएंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 एंड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, नया वाला ओमेगा आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा या कम हुआ? तो कम होगा। कम होगा। कम होगा, राइट। तो इस केस में कैसे कम ज्यादा होगा वो एक बार समझा दीजिए काइनेटिक एनर्जी का। क्योंकि जब आप देखो दोनों का ओमेगा अलग अलग होगा, ये इन इलास्टिक कोलिजन टाइप नहीं हो रहा, दो डिफरेंट स्पीड पर चलने वाली बॉडी स्टिक हो रही है और स्टिक करके एक कॉमन ओमेगा आ रहा है। यस सर। तो इन इलास्टिक टाइप कोलिजन जहां पर भी होंगे वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस होता है। यस, वही से लगा ले। ओके। इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, हम नहीं कराएंगे इसको, बस ऑब्जेक्टिव है और विद इन 30 सेकंड्स आंसर चाहिए। ये भी HCV का एक क्वेश्चन है। दो मासेस हैं और एक मासलेस रॉड से अटैच है वो। यहाँ पर एक मासलेस रॉड है, इसकी लेंथ L है, दोनों ही रेस्ट पे हैं, और इधर से एक पार्टिकल आया m मास का और ऊपर वाले मास को हेड ऑन कोलिजन किया उसने, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। यहां से कोई मास आया, ऊपर कोलाइड हुआ, हेड ऑन इलास्टिक हुआ, ये एक मासलेस रॉड के साथ नीचे से कनेक्टेड है। इसका ओमेगा बताना है, कोलिजन के बाद क्या होगा, ओमेगा ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन। बताए भाई। तो ओमेगा ऑफ रॉड मतलब कि जो दूसरा मास है वो क्लैम्प्ड है क्या? दो मासेस के बीच में रॉड लगा हुआ है। 2V0/L होगा सर। दो मासेस के बीच में एक रॉड अटैच है, कितना बता रहे हो? 2V0/L। कैसे सर यहाँ पे दोनों मासेस सेम है, तो V0 तो ट्रांसफर हो जाएगा सीधे रिम को, एक्सचेंज हो जाएगी वेलोसिटी। उसके बाद सर रॉड क्योंकि चिपक नहीं रहे पार्टिकल, तो सेंटर ऑफ मास था, भूल ही जाए सर, वो रॉड अपने सेंटर के अराउंड रोटेट करेगा। और सर फिर वो वाला फॉर्मूला लगाया मैंने तो सर, V = R⍵ वाला। सर या तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दें। नहीं, उसकी जरूरत थी, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव है ये, सही लॉजिक लगाओगे तो बिल्कुल एक मतलब 1 मिनट का आंसर है ये। इम्पल्स लगेगा। एक पॉइंट तो उन्होंने सही बोला कि ऊपर आइडेंटिकल मासेस में अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होगी तो यहाँ पर वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी। यानी जो पहला वाला पार्टिकल है वो तो स्टॉप हो जाएगा, और जो दूसरा वाला पार्टिकल है उसमें वेलोसिटी V0 आ जाएगी, और जो नीचे वाला पार्टिकल है ये अभी भी रेस्ट पे है।
तो नीचे वाले पार्टिकल को इम्पल्स फील होगा? हाँ, यही तो क्वेश्चन पूछना है। ये वाला मास इस पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा, तो क्या उसका कोई कंपोनेंट इस रॉड के अलोंग आएगा? नहीं सर, वैसा तो नहीं है, नो सर। परपेंडिकुलर है। जब रॉड के अलोंग कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा तो इस लाइन पर कोई इंपल्स नहीं आएगा, यस सर। इसीलिए ये रेस्ट पे रहेगा। अच्छा सर, समझ गए सर, मतलब अब V ये नॉट बाई पॉइंट एल होगा। स्टेशनरी, ये पॉइंट स्टेशनरी यस सर। और ये V से चल रहा है, यानी एक तरीके से ऊपर वाला मास नीचे वाले मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। यस सर, वी नॉट। तो ओमेगा कितना हुआ? V नॉट बाई एल। वी नॉट बाई एल। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। ठीक है जी, चलिए अब मिलेंगे बाकी अगली क्लास में नेक्स्ट नए चैप्टर्स के साथ। सर सर। जो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन है, इन पे कोई असाइनमेंट भेज सकते हैं? हाँ है, ठीक है सर। भेज दे। यस सर वो सर। टिप ओवर यस वाले सर। क्वेश्चंस होते हैं सर, एक टिप ओवर वाले, टॉपलिंग, वो टॉपलिंग ही होती है सर, मतलब टिप ओवर हाँ टॉपलिंग सेम होते हैं। वो इक्विलिब्रियम पर कराएंगे ना, अगली क्लास वही लेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में वही करेंगे इक्विलिब्रियम। ओके सर। और वो एक लैडर वाले क्वेश्चंस आते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर वगैरह, यस स्लिपिंग सर। वगैरह, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इक्विलिब्रियम का। यस। ओके सर। ठीक है, चलो अभी के लिए ना, थैंक यू सर। सब असाइनमेंट भेज दीजिए। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। सर, नमस्ते सर। Thank you, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार भाई साहब, नमस्ते।